Hello everyone, I'm Advocate Deepika Goyal and I have been practicing law for last 20 years and I have also served as impaneled lawyer with All India Legal Aid Cell on child rights under Ministry of Women and Child Development. Today we are going to talk about sexual harassment of women at workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, जो कॉमन लैंग्वेज में पॉश एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट का मेन मकसद है कि वर्क प्लेस को सेफ बनाना और इस सेशन का मकसद है आपको सिंपल लैंग्वेज में ये लॉ समझाना रियल लाइफ एग्जांपल्स और कोर्ट जजमेंट्स के थ्रू, ताकि आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी क्लियर हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आता है कि आज का सेशन किस तरह से फ्लो करेगा। आज का सेशन 4 फेजेस में डिवाइड है। पहले हम समझेंगे कि पॉश ट्रेनिंग क्यों एसेंशियल है और इसका इम्पैक्ट वर्क प्लेस में क्या होता है। दूसरे फेज में हम डिस्कस करेंगे की डेफिनेशंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, वर्क प्लेस और एग्री वुमेन, जिससे हमें लॉ का एक फ्रेमवर्क पता चलेगा। थर्ड फेज में हम समझेंगे कंप्लेंट रिड्रेसल प्रोसेस और एम्प्लॉयर्स की ड्यूटी के बारे में, जिसमें इंटरनल कमेटी का रोल और स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस भी शामिल हैं। और फाइनली हम बात करेंगे मैलिशियस कंप्लेंट और लीगल सेफगार्ड के बारे में, क्योंकि जेन्युइन विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, लेकिन मिसयूज अवॉइड करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले टॉपिक आता है कि वाई पॉश ट्रेनिंग इज फॉर एवरीवन एसेंशियल, क्यों ज़रूरी है इस पॉश ट्रेनिंग को लेना। ये ट्रेनिंग सिर्फ वुमेन के लिए नहीं बल्कि मेन और वुमेन एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मेल एम्प्लॉयज़ के लिए यह इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी एक फ्रेंडली जोक, एक कैजुअल कॉम्प्लीमेंट या एक जेस्चर जो आपको हार्मलेस लगता है, वो किसी और के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। हैरेसमेंट के केसेस में परसेप्शन उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना इंटेंशन। अवेयरनेस से आप प्रोफेशनल बाउंड्रीज समझते हैं और फॉल्स एक्यूजेशन से भी प्रोटेक्ट होते हैं। अगर कोई आपके ऊपर फॉल्स एक्यूजेशन करता है तो कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सिर्फ अवेयरनेस से ही आ पाएगा, राइट। फिर आता है फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए ये ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कंप्लेंट फाइल करना एक सीरियस लीगल स्टेप है। अगर मिसयूज होता है तो जेन्युइन विक्टिम के लिए बैरियर क्रिएट होते हैं। इसलिए पॉश का असली मकसद क्लैरिटी, अवेयरनेस और रिस्पेक्ट क्रिएट करना है, ना कि फेयर। ये जो पॉश एक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉश एक्ट का कोर पर्पस सिर्फ पनिशमेंट देना नहीं है, यह सिर्फ एक प्रिवेंटिव, प्रोटेक्टिव और प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क है। प्रिवेंशन का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशंस को रेगुलर ट्रेनिंग और अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट कराने हैं। प्रोहिबिशन का मतलब है कि लॉ क्लियरली डिक्लेयर करता है कि वर्क प्लेस में हैरेसमेंट, स्पेशली सेक्सुअल हैरेसमेंट, बिल्कुल इलीगल है। और रिड्रेसल का मतलब है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटरनल कमेटी जो फेयर, कॉन्फिडेंशियल और टाइम बाउंड इंक्वायरी करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसका कॉन्स्टिट्यूट होना बहुत ज़रूरी है। इस एक्ट का मेन गोल है कि प्रिवेंशन से पे ज़्यादा फोकस हो और हैरेसमेंट का केसेस मिनिमम हो। इसलिए इसके नाम में भी, दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट लिखा गया है, राइट। सो अब आते हैं की डेफिनेशंस पे। लॉ को सही समझने के लिए उसके टर्म्स क्लियर होने चाहिए। पॉश एक्ट में 3 बैकबोन डेफिनेशन हैं जिनको आज हम डिटेल में समझेंगे। दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेकंड इज वर्क प्लेस क्या होती हैं, एंड थर्ड इज एग्रीव वुमेन कौन होती है, राइट, कौन कंप्लेंट फाइल कर सकती है। तो सबसे पहले आता है कि व्हाट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट। पॉश एक्ट कहता है कि हैरेसमेंट का मतलब है कि कोई भी अनवेलकम एक्ट, चाहे फिजिकल, वर्बल या नॉन वर्बल हो, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। इसके एग्जांपल्स हैं अनवांटेड फिजिकल टच बट ऑब्वियस, सेकंड इज सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, लाइक आपको सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क करते हो, आज
यू आर माई बेबी, और बहुत मस्त लग रही हो, टोटा काइंड ऑफ थिंग, एंड pornography दिखाना, बट ऑब्वियस, एंड inappropriate gestures करना, like wink करना, all these comes under the sexual harassment. We all know that, right? Apparel एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस ए के चोपड़ा 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है कि हैरेसमेंट सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट तक सीमित नहीं है। अगर बिहेवियर सेक्सुअल इंटेंट का है और जो रेसिपिएंट है वो अनकंफर्टेबल फील करता है तो वो भी हैरेसमेंट होगा। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है अनवेलकम। जो रेसिपिएंट जिसके साथ मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है या जो फील कर रहा है वो उसकी कंसेंट के बिना हो रहा है और उसको वो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो दैट इज अ सेक्सुअल हैरेसमेंट। बट हेयर इज अनवेलकम एंड सेक्सुअल इंटेंट इज वेरी नेसेसरी, राइट? फिर आता है कि पॉश एक्ट के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक सिचुएशंस क्लियरली मेंशन की गई है जहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाता है, चाहे कोई फिजिकल टच हुआ हो या ना हुआ हो। ये लिस्ट इसलिए दी गई है ताकि वर्क प्लेस में कोई एम्बिग्विटी ना रहे और हर एम्प्लॉय को ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि कौन से एक्शंस लॉ के अंडर हैरेसमेंट, स्पेशली सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में आते हैं। सो फर्स्ट सिचुएशन है प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट? जब कोई सुपीरियर प्रमोशन या अप्रेजल के बदले सेक्सुअल फेवर मांगे, उसको भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। इन द फेमस केस ऑफ डॉक्टर पुनीता सोदी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने ये क्लियर कहा है कि इम्प्लाइड प्रोमिसेस फॉर सेक्सुअल फेवर भी हैरेसमेंट के स्कोप में आते हैं। इन सब की डिटेल्स मतलब आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसमें क्या क्रक्स है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट? सेकेंड सिचुएशन है थ्रेट ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट। मीन्स रिफ्यूज़ल, अगर आप जो सेक्सुअल फेवर हैं उनका रिफ्यूज़ल के बदले प्रोजेक्ट से हटाने या वर्कलोड बढ़ाने की धमकी अगर देते हैं, थ्रेट देते हैं डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट के, तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में आता है। अगेन शांता कुमार वर्सेस CSIR में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा कोई थ्रेट सेक्सुअल कंडक्ट से कनेक्टेड है तो ये क्लियर हैरेसमेंट होगा। थर्ड सिचुएशन है थ्रेट अबाउट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। जब किसी को जॉब लूज करने, डिमोशन या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की धमकी दी जाए मीन्स सेक्सुअल फेवर्स के बदले, तो ये सिर्फ पॉश वायलेशन नहीं बल्कि फंडामेंटल राइट्स का भी ब्रीच है। सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में ऐसे थ्रेट को आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी के वॉयलेशन के रूप में भी ट्रीट किया है। एंड फोर्थ सिचुएशन है ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट which is affecting health and safety of victim। इसमें हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना या फिर कांस्टेंट ह्यूमिलेशन, टॉन्ट्स या डेरोगेटरी कमेंट्स किसी एम्प्लॉय की मेंटल या फिजिकल हेल्थ को डैमेज करते हैं, वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाता है। इसमें फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। अगेन मेधा कोटवाल लेले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि हॉस्टाइल एनवायरनमेंट भी हैरेसमेंट के स्कोप में आता है इवन विदाउट एनी फिजिकल एक्ट। सी, ये जो मैं आपको केसेस बता रही हूँ, ऑल दीज आर verdict by the honorable courts, so it is well defined that अगर ये वाली कैटेगरीज होती हैं तो उसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि पॉश एक्ट में एक क्लियर चेकलिस्ट दी गई है। अगर किसी का बिहेवियर इसमें से किसी भी कैटेगरी में फिट होता है, चाहे इंटेंट ओपन हो या हिडन हो, वो पॉश एक्ट के अंदर लायबल होगा। हर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को ये क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि प्रिवेंशन और रिड्रेसल दोनों इफेक्टिव हो सकें। सो अब आते हैं कि व्हाट इज़ नॉट सेक्सुअल हैरेसमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि अनप्लीजेंट या स्ट्रिक्ट इंसिडेंट हैरेसमेंट नहीं होता हर बार। अगर मैनेजर स्ट्रिक्ट डेडलाइंस देता है या प्रोफेशनल फीडबैक देता है तो वो हैरेसमेंट नहीं होता।
अगर क्राउडेड जगह पर एक्सीडेंटली टच हो जाता है या लिफ्ट में ब्रश हो जा मतलब आपका कंधा या फिर कुछ ऐसा बॉडी पर आपका ब्रश हो जाता है तो उसमें कोई सेक्सुअल इंटेंट नहीं है तो वो भी हैरेसमेंट नहीं माना जाता। परफॉर्मेंस के लिए दिया गया कॉम्प्लीमेंट जैसे गुड जॉब और यू हैव डन गुड परफॉर्मेंस काइंड ऑफ एट योर प्रेजेंटेशन, इट इज ऑल्सो नॉट अ सेक्सुअल हैरेसमेंट। कोर्ट ने ये बार-बार एम्फसाइज किया है इन डिफरेंट केस लॉज कि हैरेसमेंट प्रूव करने के लिए सेक्सुअल इंटेंट और पे जोर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सेक्सुअल इंटेंट नहीं प्रूव होता है तो वो हैरेसमेंट नहीं माना जाता। दैट कुड बी हैरेसमेंट, दैट कुड बी लाइक यू कैन फाइल कंप्लेंट विद एचआर बट नॉट विद दिस पॉश एक्ट। फिर आता है कि व्हाट इज़ वर्क प्लेस। वर्क प्लेस का स्कोप काफ़ी ब्रॉड है। पॉश एक्ट कहता है कि वर्क प्लेस इंक्लूड करता है ऑफिस प्रोमाइसेस को, क्लाइंट साइट्स को, कॉन्फ्रेंस को, टूर को, ऑफिस पार्टीज को और ऑनलाइन मीटिंग भी। यहाँ तक कि ऑफिस पार्टीज जो ऑफिस के द्वारा दी जाती हैं वो भी मानी जाती है। पर लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि 4-5 एम्प्लॉयज़ अगर अपने आप में डिसाइड करते हैं कि वो पार्टी करने जाएंगे और वहाँ पर उनके साथ कुछ अनफॉर्चुनेट ऐसे इंसिडेंट होता है, दैट विल नॉट अमाउंट एज अ सेक्सुअल हैरेसमेंट, राइट। इधर ऑफ साइट जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो भी वर्क प्लेस में काउंट होती है और वहाँ पर भी अगर कुछ ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है दैट विल ऑल्सो अमाउंट एज अ वर्क प्लेस और वहाँ पर वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा अंडर पॉश एक्ट। सौरभ कुमार मलिक वर्सेस CAG ऑफ इंडिया में कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि ऑफ साइट ट्रेनिंग प्रोग्राम ही वर्क प्लेस की डेफिनेशन के अंदर आता है। मतलब अगर आप ऑफिशियल कैपेसिटी में कहीं भी एंगेज हैं तो पॉश एक्ट एप्लीकेबल होगा। अब आता है कि एग्री वुमेन कौन होती है। एग्री वुमेन का मतलब है कि कोई भी वुमेन जो हैरेसमेंट का विक्टिम हो, चाहे परमानेंट एम्प्लॉय हो, इंटर्न हो, वॉलंटियर हो, कंसल्टेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो, वो सभी एग्री वुमेन मानी जा सकती हैं अंडर पॉश एक्ट अगर उनके साथ ऐसे सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। सौरभ कुमार मलिक वर्सेस CAG में ये क्लैरिफाई किया गया है कोर्ट के द्वारा कि एम्प्लॉय का स्कोप पेरोल स्टाफ तक लिमिटेड नहीं है। मतलब हर वुमेन जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है, चाहे वो फ्री में काम करती है, वॉलंटियर काम करती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम करती है, वह पॉश एक्ट के प्रोटेक्शन में आती है। नाउ कम्स टू व्हाट इज एम्प्लॉयर्स ऑब्लिगेशंस। पॉश एक्ट कहता है कि हर एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो सेफ वर्क प्लेस इंश्योर करे। ये सिर्फ एक पॉलिसी बनाने का काम नहीं है, ये एक कंटिन्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें एम्प्लॉयर को एंड टू एंड सिस्टम क्रिएट करना होगा जिसमें प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन और रिड्रेसल जो हम लोगों ने डिस्कस की है वो उसको फॉलो करने होंगे। अगर एम्प्लॉयर कंप्लायंस नहीं करता तो उसके ऊपर लीगल पेनल्टीज जो फर्स्ट टाइम में अप्रॉक्स 50,000 होती है और रिपीट में उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। ये सब एम्प्लॉयर्स की ड्यूटी होती हैं जो हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं, उसको ये फॉलो करना मैंडेटरी होता है। सो एम्प्लॉयज़ की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। सबसे पहले होते हैं कि एक क्लियर पॉश पॉलिसी बनाना जो हैरेसमेंट को ज़ीरो टॉलरेंस डिक्लेयर करे और कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करे। सेकंड है इंटरनल कमेटी फॉर्म करना, राइट, जिसमें एक सीनियर वुमेन प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो, सीनियर जो एम्प्लॉय है वो वहाँ उसकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो और 2 मेंबर्स फ्रॉम द कंपनी जो सीनियर पोजीशंस पे हैं और एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट इंक्लूड हो। ये एक्सटर्नल जो मेंबर है उसको पॉश एक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड है अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग्स सेशन कंडक्ट करना जो हर एम्प्लॉय के लिए हो और वर्क प्लेस में पॉश पोस्टर डिस्प्ले करना भी इम्पॉर्टेंट है कि तो हमारे यहाँ ये पॉश पॉलिसी है, ये इंटरनल कमेटी के मेंबर्स हैं, ऐसे ऐसे कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, मीन्स उसमें सब कुछ मेंशन होना चाहिए, राइट। एंड फोर्थ है एनुअल रिपोर्टिंग करना। इंटरनल कमेटी को हर साल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को अपनी रिपोर्ट देनी होती है कि कंपनी के एनुअली ये ट्रेनिंग्स हुई हैं और ऐसे ऐसे केसेस आए हैं। अगर केसेस नहीं भी आए हैं तब भी उसको 0 केसेस की रिपोर्टिंग उसको डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में करनी होती है।
कोर्ट्स ने ये क्लैरिफाई किया है कि ये ड्यूटी ऑप्शनल नहीं है पर मैंडेटरी है। अब आते हैं कि अगर कोई कंप्लेन होती है तो उसका रिड्रेस कैसे होता है, उसका रिड्रेस प्रोसेस क्या होता है। कंप्लेंट रिटन फॉर्म में फाइल होनी चाहिए विद इन 3 मंथ्स ऑफ इंसिडेंट। अगर विक्टिम अनेबल हो तो उसका कोई रिलेटिव, फ्रेंड या एनजीओ उसके बिहाफ पे फाइल कर सकता है। इंटरनल कमेटी इम्पार्शियल इंक्वायरी करती है जिसमें दोनों पार्टीज के स्टेटमेंट्स और विटनेसेस कंसिडर किए जाते हैं। इंक्वायरी के बाद इंटरनल कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देती है, जैसे रिटन अपॉलॉजी करनी होगी उसको, या फिर टर्मिनेट करना होगा जिसने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, या मॉनेटरी कंपनसेशन देना होगा। ये सब एक सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट रिकमेंड की जाती है। सो ये सब जो रिड्रेस करने का होता है कि कंप्लेन को किस तरह से रिड्रेस किया जाए, ये सब उसमें आता है। सेक्शन 16 ऑफ पॉश एक्ट ये कहता है कि पूरा प्रोसेस बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होगा, मीन्स इसमें किसी तरह का वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि टाइमलाइंस क्या हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे में है कि तारीख पे तारीख लगती रहती है, पर ऐसा इंटरनल कमेटी में नहीं होता। तो अगर कोई कंप्लेंट फाइल होती है 3 मंथ्स में वो फाइल होनी चाहिए। फिर उसके बाद 7 डेज़ में रिस्पोंडेंट को नोटिस भेजती है इंटरनल कमेटी कि आप अपना जो रिस्पॉन्स है वो इसमें आप फाइल करो। फिर अगर वो रिस्पॉन्स आता है और अगर कंप्लेनेंट चाहता है तो उसकी कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स होती हैं। अगर कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स नहीं चाहती है जो कंप्लेनेंट है तो इंक्वायरी 90 डेज़ में कंप्लीट होती है और इंटरनल कमेटी अपनी रिपोर्ट 10 डेज़ में मीन्स जो इंक्वायरी ख़त्म होती है 90 डेज़ में, उसके 10 डेज़ के अंदर अंदर इंटरनल कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देती है एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर रिकमेंडेशन को 60 डेज़ के अंदर इम्प्लीमेंट करता है, करना कंपलसरी होता है। और अगर पार्टी डिससेटिस्फाइड है, मतलब दोनों में से कोई भी रिस्पोंडेंट या कंप्लेनेंट इंटरनल कमेटी के डिसीजन से, तो वो 90 डेज़ के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। ये टाइमलाइंस विक्टिम के लिए टाइमली जस्टिस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रेडिबिलिटी इंश्योर करती है, राइट। देन आता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी। पॉश एक्ट का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है कॉन्फिडेंशियलिटी। यहाँ पर विक्टिम का नाम, रिस्पोंडेंट का नाम, विटनेस की आइडेंटिटी या प्रोसीडिंग्स की कोई भी डिटेल पब्लिक नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने ये स्पेसिफाई किया है इन डिफरेंट केसेस कि विक्टिम का नाम डिस्क्लोज करना एक पनिशेबल ऑफेंस है। सो ये एथिकल ड्यूटी है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाए। नाउ कम्स, अगर सबसे जो लास्ट हमारा फेस है हमारी इस सेशन का, दैट इज़ लाइक कि अगर कोई मेलिशियस कंप्लेंट होती है, पॉश एक्ट का मिसयूज़ के रिस्क भी होते हैं। जैसे कि सेक्शन 14 कहता है कि अगर कंप्लेंट इंटेंशनली फॉल्स प्रूव होती है, मतलब इंटेंशनली जानबूझकर फॉल्स कंप्लेंट की गई है, तो इंटरनल कमेटी डिसिप्लिनरी एक्शन जो कि वो रिस्पोंडेंट के खिलाफ फाइल कर सकता था, वो कंप्लेनेंट के खिलाफ भी रिकमेंड कर सकता है, जैसे सैलरी रिडक्शन, सस्पेंशन या टर्मिनेशन। विजय श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कोर्ट ने फैब्रिकेटेड एलिगेशंस के अगेंस्ट एक्शंस को जस्टिफाइड माना गया। मतलब लॉ बैलेंस बनाता है, जेन्युइन विक्टिम के प्रोटेक्शन और फॉल्स कंप्लेंट की डिटरेंस दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। फिर आता है कि क्या क्या रेमेडीज होती हैं अगर फॉल्स कंप्लेंट होती है। अगर आप पर मैलिशियस कंप्लेंट फाइल होती है तो रेमेडीज अवेलेबल हैं। क्रिमिनल रेमेडीज़ के अंदर आईपीसी सेक्शन 211 फॉल्स चार्ज के लिए 7 ईयर्स तक की जेल हो सकती है, और सेक्शन 499 500 आईपीसी में डिफेमेशन के लिए 2 ईयर्स तक का जेल हो सकता है। सिविल रेमेडीज़ के अंदर आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं अंडर टॉर्ट ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया था कि हैरेसमेंट लॉ का मिसयूज अवॉइड करना चाहिए। सो व्हाट आर द सेफगार्ड्स इन पॉश? अगेन एज वी हैव डिस्कस्ड दैट सेक्शन 14 में ये सेफगार्ड प्रोवाइड किया है। कंप्लेंट प्रूफ ना होना
मैलिशियस होने का प्रूफ नहीं है। मैलिशियस तब माना जाएगा जब ये क्लियर एविडेंस हो कि कंप्लेंट हार्म करने के लिए के इंटेंशन से ही फाइल की गई हैं, और तभी सेक्शन 182, 211 और 499 रिलेवेंट होते हैं आईपीसी के। माधुरी तांबे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये स्पेशली कहा है कि कंप्लेनेंट को अगर ये माना जाता है कि उसने मैलिशियस कंप्लेंट की है तो उसको डैमेजेस पे करने का ऑर्डर दिया गया है। अब मैलिशियस प्रोसिक्यूशन प्रूव करने के लिए 4 एलिमेंट्स होना चाहिए। पहले, कंप्लेंट फैक्चुअली फॉल्स हो। दूसरा, कंप्लेनेंट को पता हो कि एलिगेशंस गलत हैं। तीसरा, कंप्लेंट के लिए कोई लॉफुल ग्राउंड ना हो। एंड फोर्थ है, इंटेंशन सिर्फ एक्यूज को हार्म करना हो, तब वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन माना जाएगा और ये सारे के सारे सेक्शंस इन्वोक हो जाएंगे। कमल शिवाजी पोरकारनेकर वर्सेस महाराष्ट्र ने कोर्ट ने ये कहा है कि सिर्फ एक्यूटल का मतलब ये नहीं है कि मैलिशियस नहीं होता। मैलिस के लिए क्लियर गिल्टी इंटेंशन प्रूफ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पॉश एक्ट का असली मकसद है डिग्निटी प्रोटेक्ट करना, इक्वालिटी इंश्योर करना और सेफ वर्क प्लेस बिल्ड करना। सेफ एनवायरनमेंट बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ एम्प्लॉयर की नहीं बल्कि हर एम्प्लॉय की है। रिस्पेक्ट इज़ नॉन नेगोशिएबल। जब हम अपनी और दूसरों की बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करते हैं तभी एक हेल्दी हैरेसमेंट फ्री वर्क प्लेस क्रिएट होता है। पॉश एक्ट फेयर का नहीं, अवेयरनेस और एम्पावरमेंट का लॉ है, और इसी स्पिरिट के साथ इसको समझना और इम्प्लीमेंट करना सबकी ड्यूटी है। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉश एक्ट। थैंक यू।